सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता और हड़प्पा भी कहते हैं, वर्तमान समय के पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के एक बड़े भूभाग में यह सभ्यता किसी समय निवास करती थी, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यता माना जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जिसका लिखित प्रमाण हमारे प्राचीनतम वेदों में मौजूद है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में मौजूद वैदिक संस्कृति से भी पुरानी एक सभ्यता हमारे भारत में पाई गई है, जिसे भारत में आर्यों के आगमन से भी पुरानी सभ्यता बताया जाता है। यह सभ्यता अपने समकालीन विश्व की और सभ्यताओं से काफी विकसित थी और इस समय ही एक विकसित सभ्यता से भरे समाज को यहां स्थापित कर चुकी थी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारी दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई थीं। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरहद नदी के किनारे पर पाई गई थी। वहीं इजिप्ट की सभ्यता नील नदी के किनारे पर बसी थी और चीन की सभ्यता आपको येलो नदी के किनारे बसी हुई मिली थी। इसी तरह भारत में मौजूद सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर पाई गई थी, जिस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था, जो अपने आप में काफी विकसित, उन्नत और विस्तृत सभ्यता थी। और इस सभ्यता की उन्नत अवस्था में होने के बारे में पता चलता है एक बड़े पैमाने पर खुदाई के दौरान। यहां सभ्यता से जुड़े नगरों के व्यवस्थित और ज्यामितीय आकारों के बने होने से यह सभ्यता अपने आप में कितनी विकसित थी, जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे सिंधु सभ्यता से जुड़ी कुछ खास बातों को कि क्यों यह सभ्यता दुनिया की सबसे ज्यादा उन्नत सभ्यता कही जाती है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सिंधु सभ्यता की खोज का समय। दोस्तों, ये दौर था भारत में अंग्रेजी शासन का। अपने दौरे के समय एक अंग्रेज अफसर चार्ल्स मैसन ने साल 1826 में वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद पंजाब के हिस्से में कुछ अलग ही तरह के अवशेषों को देखा। हड़प्पा क्षेत्र में मौजूद कुछ खास तरह के इन अवशेषों को देखकर अपने एक आर्टिकल के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया को भारत में मौजूद इन अवशेषों के बारे में बताया। इसके बाद 1853 से लेकर 1856 के समय में कराची और लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन बिछाई जाने का काम चल रहा था, तब खुदाई के दौरान रेलवे इंजीनियर बल्टन ब्रदर्स को वहां मौजूद पक्की ईंटों के अवशेष मिले, जिनका उन्होंने रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इस्तेमाल भी किया। इसके बाद 1856 में ही एक अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर कलिंगम ने इस पूरे हड़प्पा क्षेत्र का गहन निरीक्षण करने के बाद एक नक्शा तैयार किया। ये वही अलेक्जेंडर कलिंगम थे जिन्होंने 1861 में हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी और 1921 में इसी भारतीय पुरातत्व विभाग ने सर जॉन मार्शल को हड़प्पा नगर से सिंधु सभ्यता को खोजने के लिए पहली बार उत्खनन कार्य यानी कि खोदने की इजाजत दी थी, जिसके लिए भारत के शोधकर्ता दयाराम साहनी द्वारा इस काम को शुरू किया गया। और इसी कड़ी में साल 1922 में रखलदास बनर्जी ने सिंध नामक जगह पर खुदाई के दौरान मोहनजोदाड़ो नगर को ढूंढ निकाला और इस तरह पूरी दुनिया का हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे प्रमुख नगरों के रूप में सिंधु सभ्यता से परिचय हुआ। सिंधु सभ्यता के नगर और क्षेत्र इस सभ्यता के महत्व को समझते हुए भारत सरकार द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों के उत्खनन का काम कराया गया, जिसके फलस्वरूप आजादी के टाइम तक जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय दोनों ही तरह के क्षेत्र में लगभग 40 नगरों की खोज की जा चुकी थी। लगातार होती खुदाई में आज की तारीख तक इस सभ्यता के हमें 1500 नगर मिल चुके हैं। इन 1500 नगरों में 925 नगर तो भारत में शामिल हैं, वहीं पाकिस्तान में लगभग 575 नगरों को पाया गया है और इसी सभ्यता से जुड़े 2 नगर अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी पाए गए हैं। अगर इस सभ्यता की सीमा क्षेत्र का निर्धारण किया जाए तो उत्खनन के आधार पर उत्तर दिशा में यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ हमें मांडा नगर मिला है, वहीं दक्षिण की तरफ दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में बलूचिस्तान का सुतकांगेडोर नगर मिले हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई मिली है, जो उत्तर दक्षिणी हिस्से में लगभग 1400 किलोमीटर तक माना गया है। वहीं पूर्व पश्चिम विस्तार में यह सभ्यता लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई मानी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत व्यापक क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, जिसने अपने समय में काफी बड़े भाग पर अपने नगर बसा रखे थे। अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो पाएंगे कि मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को मिलाने के बाद भी भारत में मौजूद सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों ही सभ्यताओं से 12 गुना ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी।
सिंधु घाटी सभ्यता का वैभव काल। दोस्तों, इस सभ्यता के अपने पूरे अस्तित्व में मौजूद रहने के काल के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। जहां एक तरफ सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के मौजूद होने का समय 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना है, वहीं सर डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के दौरान की गई रिसर्च के हिसाब से इस सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच बताया है। लेकिन कुछ खास आर्कियोलॉजिस्ट के बीच एक बहुत बड़ा मत निकलकर सामने आता है, जो इस सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। वहीं इस सभ्यता के जनक के बारे में बात करने पर भी इतिहासकारों में फिर से मतभेद नजर आता है। जहां एक तरफ हमारे भारतीय इतिहासकार इस सभ्यता के जनक प्राचीन काल में मौजूद यहाँ के मूल स्थानीय निवासियों को ही मानते हैं, वहीं मार्शल, व्हीलर और गार्डनर जैसे विदेशी इतिहासकारों के हिसाब से इस सभ्यता के जनक सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, क्योंकि इन दोनों ही सभ्यताओं में बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं। फिलहाल इसके जनक कोई भी रहे हों, भारत में मौजूद ये सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत, व्यवस्थित और बुद्धिमान सभ्यता थी, जिसके लिए हमारे भारतवासियों को गर्व करना चाहिए। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, लिपि तथा गणित ज्ञान। दोस्तों, इस सभ्यता की जैसी नगर निर्माण कला दुनिया में मौजूद उस समय की और सभ्यताओं में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ के भवन निर्माण बेहद सटीक माप के देखने को मिले हैं। इन नगरों के रास्ते बेहद सटीकता लिए हुए हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते दिखाई देते हैं, और इन रास्तों की मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर तक चौड़ी नापी गई है। वहीं इन मुख्य सड़कों से जुड़ी छोटी सड़कें लगभग 3 से 4 मीटर तक चौड़ी नापी गई हैं। इन नगरों के घरों की खासियत ये थी कि इन सभी घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों या फिर छोटी सड़क पर खुलते हुए नजर आते थे। हर घर में पानी के लिए कुआं और गंदे पानी की निकासी के लिए नाली मौजूद थी, जो बाहर जाकर बड़ी नाली में मिलते हुए नगर के बाहर तक जाती थी। ये एक तरह का अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, जिसको के ऊपर से ढका गया था। इन लोगों को अपनी अलग तरह की लिपि का ज्ञान था, जो चित्रात्मक भाषा थी। खुदाई में उस समय के कई ऐसे पत्थरों के टुकड़े मिले हैं जिन पर इस तरह की चित्रात्मक लिपि पाई गई है, जिसकी सहायता से उस समय की सभ्यता के लोगों ने अपने विचारों और अपनी बातों को प्रकट करना सीखा हुआ था। हाँ, लेकिन हमारे इतिहासकार आज भी इस सभ्यता की इस लिपि को समझने में असमर्थ हैं। वो नहीं जानते हैं कि इस सभ्यता के लोग अपने इन चित्रात्मक अक्षरों से क्या कहना चाहते थे। ये लोग हिसाब किताब रखना जानते थे। नाप तौल भी इस सभ्यता के लोगों को आती थी, क्योंकि इस तरह के अवशेष अक्सर ही उत्खनन कार्यों के दौरान मिलते रहते हैं। इसके अलावा इस सभ्यता के लोगों को धातुओं का भी ज्ञान था, जिस वजह से इन लोगों ने तांबे और लोहे को मिलाकर कांसे के बर्तन बनाए थे। साथ ही इन लोगों द्वारा मिट्टी के बर्तन भी तैयार किए गए थे, जिनका प्रयोग ये अपने घरों में खाना बनाने के लिए करते थे। ये लोग मिट्टी के खिलौने भी बनाया करते थे और मिश्रित धातुओं से औजारों का निर्माण भी करते थे। ये लोग गणित और ज्यामिति का ज्ञान रखते थे, जिस वजह से इनके भवनों के निर्माण में बड़ी सटीकता पाई गई थी। जहां खंभों की गिनती बराबर मात्रा में होती थी, वहीं हर घर वर्गाकार रूप में मौजूद था और भवन निर्माण में इस्तेमाल की गई पक्की ईंटें भी समान आकार की बनी हुई थीं। मोहनजोदाड़ो है इस सभ्यता की राजधानी। दोस्तों, इस सभ्यता में अब तक पाया गया सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध जगह पर मौजूद है, जो एक सुव्यवस्थित और निर्माण की दृष्टि से सबसे उच्चतम नगर माना गया है। इसकी भव्यता को देखकर ही इतिहासकार इसे उस समय की राजधानी करार देते हैं। इसके अलावा भारत के हरियाणा में खोजा राखीगढ़ इस सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय नगर माना जाता है। भारत के गुजरात में इस सभ्यता से संबंधित सबसे ज्यादा राज्य खोजे गए हैं, जहां मौजूद लोथल नगर बंदरगाह के तौर पर देखा जाता है, जहां से उस समय इस सभ्यता के विदेश से व्यापार के भी प्रमाण मिलते हैं। वहीं सभ्यता के सभी नगर 2 हिस्सों में बटे हुए पाए गए हैं, एक ऊपरी हिस्सा, दूसरा निचला हिस्सा। यह ऊपरी हिस्सा ज्यादा सटीक, सुंदर और व्यवस्थित था। यहां बने भवन ज्यादा बड़े और पक्के मिले हैं, जिसे इतिहासकार अमीर लोगों, पुरोहितों और समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों के रहने की जगह के तौर पर देखते हैं। वहीं निचले हिस्से को किसान, मजदूर और जन साधारण लोगों के रहने की जगह बताई गई है, जिनके घर कच्चे और छोटी छोटी ईंटों से बने मिले हैं। ये सभ्यता विशेष रूप से अपने सार्वजनिक स्नान गृह, अन्न भंडार, सभा गृहों के लिए जानी जाती है।
वहीं इन लोगों के खाने पीने में गेहूं, जौ, चावल, राई, तिल, सरसों, तरबूज, खरबूज, खजूर आदि शामिल रहते थे। श्रृंगार के लिए ये लोग सोने, चांदी, पीतल से बने आभूषण के साथ ही हाथी दांत, शंख और सीप के आभूषण भी पहनते थे। अब तक हुई खुदाई में हड़प्पा सभ्यता में कोई भी बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, जिस वजह से ये बात मानी जाती है कि ये सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी जो लड़ाई और आक्रमण में विश्वास नहीं करती थी। ये सभ्यता हमेशा ही अपने विकास और उन्नति के लिए अग्रसर रहती थी। इस सभ्यता का हमारे भारत में पाया जाना हमारे लिए काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।